Good evening, students. Now, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये थर्ड लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस and resistivity। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistance and resistivity। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर resistance, what is the formula for the resistance, then you will say that R is equal to rho L by A। R is equal to rho L by A. I am not asking this formula. Please tell me the formula in the term of tau. What is this? This is R is equal to ML N E square tau average into A. Okay? You know that what is the usual meaning of all the symbols on numbers? M, this is the mass of the electrons, not electrons. Now in this time you can say that the carrier particles, क्योंकि जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो आई एम नॉट डिस्कसिंग ओनली अबाउट द कंडक्टर। हम लोग सेमीकंडक्टर पे भी डिस्कस करेंगे और एलॉयज पे भी डिस्कस करेंगे। तो जब सेमीकंडक्टर और एलॉयज दोनों पे हम डिस्कस करेंगे तो उस केस में हमें कैरियर पार्टिकल्स बात करनी होगी, क्योंकि कंडक्टर के केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही था सिर्फ, बट इन दिस केस M इज मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट कैरियर्स पार्टिकल्स। इसमें कैरियर पार्टिकल्स में होल्स होते हैं और भी बहुत सी चीजें होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ L मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर, नॉट ओनली कंडक्टर, वायर, एंड इट वायर मे बी मेड बाय सेमीकंडक्टर एंड मे बी मेड बाय द एलॉयज। अभी आगे आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट E मींस what is E? E means charge of the charge of carrier particles. Tau, what is tau? You know that the first and second video में आपने देखा, this is relaxation time interval. This is relaxation, average relaxation time. Average relaxation time. And A is known as a cross sectional area. Which type of cross sectional area? Just a perpendicular cross sectional area along, जो मतलब आपका करंट जा रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा उसी को हम लोग ए बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखो, ये सारे यूजुअल मीनिंग्स अगर आपको पता हो गए तो यहाँ पे हमने बोला रो इज इक्वल टू R is equal to rho L by N. R is equal to rho L by A। यहाँ पे लिखा मैं N बोल दिया। R is equal to rho L by A। Then you can write here R is equal to M N E square tau L by A। So for these terms you can consider that rho L by A
So right here rho is equal to m n e square tau, यानी कि दो फॉर्मूले मुझे मिल गए। कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्मूला मुझे मिला r इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए एंड सेकेंड रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आप देखो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे और डिक्रीज करने पे इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट हैपन? मास अफेक्टेड होगा? नो, मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। लेंथ इफेक्टेड होगा? जब कंडक्टर आपने स्टार्टिंग में लिया तो लेंथ जो होता है, लेंथ ऑफ द वायर, ये जब एक बार स्टार्टिंग में ले लिया तो वो तो ले लिया, उस पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा इफेक्टेड होगा लीनियर कोफिशिएंट, प्रसार गुणांक जो आपने पढ़ा, ए भी थोड़ा सा होगा, बट उन सब चीजों को मैं कंसीडर करूंगा दूसरे तरीके से। अभी यहाँ पे ये देखिए, इसमें मोस्टली जो अफेक्टेड हो रहा है वो दो चीज होगा, टाउ होगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो या कैरियर पार्टिकल्स बोलो। टाउ किस तरह से अफेक्टेड होगा, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैरियर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजेस वेरी फास्टली। जो धीरे धीरे करते थे वो कस कस के करने लगेंगे, और जब कस कस के करेंगे तो फिर कंडीशंस क्या होगा? जब ये बहुत तेजी मूवमेंट करने लगेंगे तो जो कोलिजन है यहां से यहां तक, एक से इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। जब वो डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा तो डिक्रीज जैसे ही होगा, इसका मतलब क्या? जैसे ही ये डिक्रीज होगा तो टाउ अगर डिक्रीज होने का मतलब आर क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। बट वन थिंग मोर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज करेगा, और वो स्क्वायर के टर्म में जब ये इंक्रीज करेगा, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट? एन का वैल्यू मैंने क्या बताया था? एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जब नंबर ऑफ ये इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब आर का डिक्रीज करेगा, और यहाँ टाउ जो है डिक्रीज कर रहा है तो आर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये दोनों चीजें। अब दोनों चीजें हैं तो हम क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, कितना अफेक्टेड है, कौन डोमिनेटिंग है, ये सारा डिस्कशन हमको करना होगा। बट वी कांट डिस्कस दिस थिंग पर्टिकुलरली ओनली कंसीडर एज ए वायर। हमें ये डिस्कशन तब फुलफिल कर पाएंगे और अच्छी तरह से समझ, जब हम ये डिस्कशन ये करें कि ये जो कंडक्टर है वो किस तरह का है। किस तरह का मतलब कि ये सेमी कंडक्टर है या सिर्फ मेटल है या कंडक्टर है या एलॉयज है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसको क्लीन करता हूं। फॉर कंडक्टर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर कंडक्टर, ठीक है। देखो, एरो का साइन जब हम ऊपर लगाएंगे तो आप समझ लेना कि इंक्रीज कर रहा है, और जब एरो का सामान नीचे लगाएंगे तो समझ लेना कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फॉर कंडक्टर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाउ के बारे में। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे तो टाउ क्या होगा? टाउ
रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल, बहुत तेजी से मूवमेंट करेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे, तो टाउ क्या होगा, टाउ इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही डिक्रीज किया टाउ, तो टाउ जैसे ही डिक्रीज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। जब ये टाउ जो हुआ वो क्या हुआ, कम हो रहा है। जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये चीज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हेन temperature is increases, then what is the effect on n? N means number of electron in per unit volume or electron density or carrier particles density। तो जब हमने इसको इंक्रीज किया तो n जो होगा that is also increases। जब ये n इंक्रीज किया तो फिर क्या होगा, n इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस। ये जब बढ़ा, ये बढ़ा तो ये चीज क्या होगा, घट जाएगा। अब ये दोनों केसेस आ गए, तो हम किस को बोलते हैं, कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, किसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इन द केस ऑफ कंडक्टर at room temperature, at room temperature, number of free electron is 10 to the power 29 per unit volume। कितने होते हैं, 10 to the power 29 per unit volume। अब 10 टू द पावर 29 पर यूनिट वॉल्यूम, जब उसमें ऑलरेडी पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एट द रूम टेम्परेचर, देन अब इतना समुद्र में पानी है, उसमें एक दो लोटा पानी और डाल भी दोगे तो उसके समुद्र के पानी में क्या फर्क पड़ता है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बढ़ेंगे भी, देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए, it will be considered as a negligible। तो जब ये negligible हो जाएंगे तो फिर ये जो चीज है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। और जब सिग्निफिकेंट नहीं है तो इट इज नॉट, ये फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेगा। इफ इट फैक्टर इज नॉट अफेक्टेड, सो ओनली when we increase the temperature, in the case of resistance, in the case of a conductor, when we increase the temperature, the resistance will be increases, and if the resistance is increases, the resistance will be increases, okay, and the resistance is increases, and what, ओनली दिस इज अनअफेक्टेड। ये जो चीज है वो अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। किस केस में, कंडक्टर के केस में। ठीक है, और आप ये बता सकते हो कि सर एन भी बढ़ा तो क्यों उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उस पे ऑलरेडी ही 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 1 2 10 20 50 100 बढ़ भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिकॉज 10 टू द पावर 29 दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें अगर 10 20 100 50 बढ़ भी जाते हैं तो ये अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इन द केस ऑफ conductor only you can say that the temperature increase, the resistance will be increases, and if the resistance will be increases, then resistivity is also increases, resistivity is also increases। आपको मैंने बताया था कि resistivity unchanged, unaffected only by the physical changes, only on the physical changes,
ओनली ऑन फिजिकल चेंजेस, वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस होगा तब उस पे अनअफेक्टेड होंगे, बाकी इन पे इफेक्टेड है। तो हमने क्या बोला कि रेसिस्टिविटी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा इन द केस ऑफ द कंडक्टर। ओके, नाउ इसमें हम देखते हैं कि अगर ग्राफ होगा तो किस तरह से होगा। अगर हमने ग्राफ बनाना है तो सपोज दैट ये आपका आर हो गया और रो कुछ भी हो, ठीक है ना, और इस पे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो हमारा इस तरह से बनता है, देखो ऐसे बढ़ेगा, इस तरह से थोड़ा सा जाकर बढ़ने लगेगा, मतलब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस, ठीक है, इतने को, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या चीज डिस्कस करेंगे, सेमी कंडक्टर। अब इसका नेचर थोड़ा सा दूसरे टाइप में होता है, इसमें अभी आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, लास्ट में पढ़ेंगे एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेमीकंडक्टर जो होता है, जर्मेनियम, कैंडेनियम ऐसे करके, और सिलिकॉन, दे आर सम सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, व्हाट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर tau is decreases, means average time relaxation will be decreases। जब ये डिक्रीज करेगा then resistance of semiconductor is increases, ठीक है, resistance of the semiconductor is increases, ठीक है। next, similarly when we increase the temperature, then how can affected the number of free carrier particles in the case of semiconductor। जब यहाँ पे ये बढ़ाएंगे तो फिर वही चीज होगा, जो n होगा वो क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इस केस में रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखो हमने क्या बताया कि जब इसको आप जब टेम्परेचर बढ़ाए तो ये वाला पोर्शन जो होगा सिंपल घटा तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन इसको फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके सिंपल है कि वो क्या हो जाएंगे, इस केस में टाउ क्या हुआ था, घट गया था, तो ये बढ़ गया, और ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, ये चीज मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, और इस फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर राइज ऑन अ रूम टेम्परेचर, but when we increase the temperature several number of electrons, means a huge number of electrons will be increases as a carrier particles, और तो जब ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो उस केस में ये जो सेकंड वाला फैक्टर्स है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, और जब सेकंड वाला फैक्टर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस विल बी decreases, and the resistance will be decreases, it means what, the conductivity of the semiconductor will be increases। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करे। अब ये क्या होगा कि सीधी सीधी बात है कि हम जब
कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तब भी हमारा टाउ क्या होता था, घटता था। इस केस में भी टाउ क्या हुआ, कम हो रहा है। तो इन दोनों केसों में हम देखें कि रेजिस्टेंस दोनों में हमारा इफेक्ट तो यही करना चाहिए कि वो बढ़ना चाहिए, हो भी रहा है वैसे। बट एक दूसरा फैक्टर्स भी है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही केसों में बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों ही केसों में बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दोनों हो भी रही है। बट इन द केस ऑफ कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, थोड़ा बढ़ भी गया तो कोई इफेक्ट नहीं करता, तो वहां पे डोमिनेटिंग टाउ के इफेक्ट जो होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये सेकेंड वाला फैक्टर जो होता है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। अगर इन दोनों में हमने अगर एक ग्राफ बनाया रो रेजिस्टेंस और रो का, तो जो फिर मेरा फिगर आना चाहिए रेजिस्टेंस और रो के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने का, तो फिर हमारा इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है, जब टेम्परेचर लिखेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। यानी कि क्या मिलेगा मुझे कि रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो थर्ड केस। थर्ड केस में ये कोई मैथमेटिकल या मैंने करके नहीं देखा या उसके अंदर घुस के नहीं देखा, ये एक्सपेरिमेंटली होता है। एक्सपेरिमेंटली मैंने ये देखा, देखो मैथमेटिक्स साइंस बोलता क्या है भैया, सेमीकंडक्टर को लगाया, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसका रीडिंग ले लिया हमने। तो पहले केस में हमने ये देखा इन द केस ऑफ कंडक्टर, जैसे ही टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो क्या हुआ, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो हमने देखा कि इसमें कौन दो फैक्टर ज्यादा इफेक्टेड है भाई, तो एक टाउ इफेक्टेड कर सकता है टेम्परेचर से बढ़ाने से और एन बढ़ सकता है। चलो ठीक है, जो मॉडल होता है गैस मॉडल जिस तरह का हम लोग डिस्कस करें इन दोनों पे, तो दोनों में हमने देखा कि जब ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये ज्यादा डोमिनेटिंग होगा और ये जो होगा कम डोमिनेटिंग होगा, उसके अनुसार हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर हमने सेमीकंडक्टर का केस लिया, तो सेमीकंडक्टर के केस में फिर मैंने देखा कि भैया इसकी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है भाई इसमें ऐसा। हाँ ठीक है, एक मिला कि कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे बहुत ह्यूज अमाउंट में रहते हैं 10 टू द पावर, बट इस केस में बहुत ही नॉर्मल बहुत थोड़े होते हैं, और हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए ये ज्यादा अफेक्टेड हो गया, मतलब ये ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया। तो इस केस में ये रेजिस्टेंस जो हुआ डिक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी जो होगी डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, एक वैसा वायर लेते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम का वायर लिया हमने, ठीक है, नाइक्रोम का वायर ले लिया, या हम लोग कोशिश करते हैं नाइक्रोम मैग्नीन ये सब कुछ होता होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का वायर हमने लिया, ठीक है, तो जैसे ही नाइक्रोम का हमने वायर लिया, ये हीटिंग हम लोग शायद हीटर में इसका यूज करते हैं, थोड़ी सी मेरी केमिस्ट्री कमजोर है सॉरी। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि हीटर में इसका यूज करते हैं। आखिर इसकी यूज का क्या जरूरत पड़ेगी भाई, कि नया हमारे पास कंडक्टर है ही है वायर और सेमीकंडक्टर है ही है, तो फिर हमको फिर एलॉयज लगाने की क्या जरूरत होगी। तो ध्यान से देखिए, एलॉयज के होते क्या है कि इसमें कुछ हम लोग डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब कुछ इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो एलॉयज बनता है। ये सब केमिस्ट्री का भाई चीज है। होता क्या है कि जब हमको किसी अपने फिजिक्स लैबोरेटरी में या किसी चीज में कोई एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट में हमें एक वायर का यूज करना है, जब एक्सपेरिमेंट में जब हम किसी वायर का यूज करेंगे, ठीक है, तो सपोज करो कि हम बहुत देर तक करते रह गए, तो हीटिंग इफेक्ट जो
प्रोड्यूस होगा। इसके चलते अगर पता चले ये हो गया कि हीटिंग इफेक्ट के चलते अगर ये पता चला कि हम कुछ कर रहे हैं तब तक इस वायर का हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज करने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो इसकी जो कंडक्टिविटी बढ़ गई या घट गई या रेजिस्टेंस बढ़ गया या घट गया, तो एक अलग से कैलकुलेशन उसमें ऐड करो और फिर से उसको करो तो हमारी रीडिंग क्लियर मानी जाएगी या जो भी एजम्पशन होगा। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा एलॉयज बना के देखते हैं। तो एलॉयज बना के देखा गया एक्सपेरिमेंट से। तो उसमें देखा गया एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया द when we increase the temperature, when we increase the temperature, the resistance became as usual, जैसे था वैसे ही रहेगा ना, वो घटा नहीं, 100% तो नहीं रहा, थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि ये जो एलॉयज भी हैं वो किसी न किसी मेटल और कुछ इम्प्योरिटीज नॉन मेटल्स ऐसे ऐसी कुछ चीजों से मिला के बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये केस में है कि जब हमने देखा और उसका एक ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में मुझे इस तरह से, सॉरी थोड़ा सा और स्टेट, ऐसे इस तरह से ग्राफ मिला। इस तरह से मतलब कि नॉट 100% स्ट्रेट लाइन, बट लगभग स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। जब हमने रो एंड आर का टेम्परेचर के साथ हमने जब ग्राफ बनाया तो ये इस तरह से, मतलब क्या कि इस केस में जो ई है, एन है, वो भी बढ़ा और टाउ दोनों ही बढ़ा, ये एन बढ़ा, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज किया, टाउ बढ़ा, टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम सॉरी कम हुआ, तो कम हुआ टाउ का वैल्यू, तो ये आर जो है क्या हुआ इस केस में इंक्रीज हुआ, और इतना इंक्रीज किया कि दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दिए, और जब दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर दिए तो आर जो हुआ वो अनअफेक्टेड हो गया। तो फिर हम देख सकते हैं दोनों ही केस में कि जब in the case of conductor when we increase the temperature then what effect, अब इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस और रेस्टिविटी दोनों एक साइड समझ लो, रेजिस्टेंस और रेस्टिविटी दोनों ही क्या होंगी डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और इस केस में अगर हम देखते हैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ एलॉयज तो इट इज अनअफेक्टेड, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई दिस इज ए noble wire that will be used for long time experiment in physics lab, इसीलिए ये सबसे अच्छा नोबेल वायर माना जाता है। नाउ जब इतना हो गया तो हम इन सब चीजों को थोड़ा सा अब डिक्रीज करते हैं, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सेप्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेंस और रेजिस्टिविटी कुछ भी लिखोगे इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके वायर का लेंथ और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सब भी इंक्रीज करता है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगे जब हमने अल्फा ले लिया, ठीक है। उसको भी हम लोग इसमें कर लेते हैं। अब आप देखो कि टेम्परेचर इनिशियल स्टेज में इनिशियली टेम्परेचर इसका था T और फाइनली ये T प्लस डेल dt हो गया, फाइनली टेम्परेचर क्या हो गया T प्लस dt, ठीक है। सपोज करो कि उसका जो
रेजिस्टेंस था वो आर नॉट था, और जब टेम्परेचर को डेल्टा टी अगर आपने डी टी इंक्रीज किया तो ये आर नॉट प्लस डी आर जो हुआ वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ये डी आर है, देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने जैसे मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया तो हो सकता है किसी का घट रहा हो, टेम्परेचर बढ़ाया तो किसी का। अब ये एक सेमी कंडक्टर है कि कंडक्टर है, हम ये तो कुछ यहाँ पे मेंशन कर नहीं रहे, हमने तो सीधे सीधे यही बताया आपको कि अगर टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, अब ये भी प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, घटा भी सकते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में हम डिस्कस करते हैं तो ये दूसरा इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये सेमी कंडक्टर की बात कर रहे होंगे तो घट जाएगा। तो उससे मुझे फर्क नहीं, मैं पॉजिटिवली सबको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। हमने ये देखा कि डी आर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। क्या कहने का मतलब कि जो टेम्परेचर में अगर बढ़ाते हो तो ये डी आर जो बढ़ा रहे हो तो वो जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये भी बढ़ेगा। ठीक है, या इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ये भी बढ़ेगा, ये सी चीजें होंगी। ठीक है, और दूसरा ये डी आर जो है वो मतलब जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस जितना है, टेम्परेचर बढ़ने पर वो उतने ही तेजी से बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज है। अगर इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, व्हेन वी कंबाइन बोथ इक्वेशन वी विल गेट dr इज इक्वल टू अल्फा dt इंटू आर ओ। ठीक है, ये एक आपके पास रिलेशन मिला वेयर अल्फा इज नोन एज ए कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट। अल्फा को बोलते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें ये चीज हमने बोला कि टेम्परेचर को इसको एक और भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब मैं बोलूं कि इस डीआर को अगर इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक, डीआर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं आर जीरो टू आर फाइनल, आर नॉट टू आर फाइनल, मतलब इनिशियल से, इनिशियल अगर उसका आर नॉट से आर फाइनल, फाइनल कितना होगा उससे हम अगर इसको इंटीग्रेट करते तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये टाइमिंग जो है वो टाइमिंग हम कहां से लेंगे, ये dt जो टाइम है वो तुम्हारा टाइम t नॉट से t फाइनल के बीच में, मतलब ये इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में लेते हैं। एक चीज और भी जान लो दोस्तों कि हमारा जो ये है हर केस में जो ये टेम्परेचर, सॉरी ये टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट करके लेते हैं। ठीक है ना, जो हमने बताया यहाँ पे कि अल्फा जो है, अल्फा वो हमेशा हम लोग किस चीज में लेते हैं, टेम्परेचर जो होता है अल्फा वो किस केस में लेते हैं, ये हमेशा हम लोग कांस्टेंट लेते हैं 99% केसेस में। हम इसके लिए कैपिटल यूज कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की बात है तो यहाँ पे, नहीं तो टाइम कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा काम। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को हमेशा कांस्टेंट लेते हैं और अल्फा को कांस्टेंट लेकर ही सारा डिस्कशन करते हैं। बट सपोज करो कि कोई महानुभाव आ गए और उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि अल्फा इज इक्वल टू 2t² प्लस 3, मतलब ये जो अल्फा है 3t टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया।
अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया तो हम क्या करेंगे कि इसको अल्फा की वैल्यू यहाँ रख के और इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे। बट चूंकि यहाँ पे हमने अल्फा को कांस्टेंट समझा, तो अब अच्छी तरह से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डी आर इज इक्वल टू अल्फा डी टी आर ओ, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ये मिला मुझे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो कि ये अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए और कोई अल्फा का इक्वेशन दे दे टी क्यू प्लस 2t ऐसा करके, तो उस केस में यहाँ पे रखकर इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि अभी कांस्टेंट ही करें, 100% नहीं 99% केस में हम इसको क्या समझते हैं कि दिस इज द कांस्टेंट। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है डी आर कहां से कहां तक, आर नॉट से आर एफ तक, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस से फाइनल रेजिस्टेंस के बीच में। अगर हमने किया इसमें तुम्हारा कौन कौन सा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म R0 है, मतलब R नॉट है, चलो मैंने R नॉट यहाँ लिख दिया, और ये अल्फा तो मैंने कांस्टेंट ले लिया है तो कांस्टेंट इसको भी बाहर लिखा लो। फिर हमको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, डी टी। और इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर फर्स्ट, इसको 0 कर देते हैं और टेम्परेचर फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब मुझे मिलेगा तो आर एफ डिफिनिट इंटीग्रल आर आ जाएगा इसका, तो आर एफ माइनस आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा एंड टेम्परेचर जो होगा टी एफ माइनस टी 0, ये चीज होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूं, इंक्रीज। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा, ठीक है, आर नॉट अल्फा, और इस पूरे चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसको डेल्टा टी मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं। अगर यहाँ पे लिखेंगे आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस, ठीक है, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल टी, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये निकलकर एक एक्सप्रेशन आ गया। ये चीजें आपको कुछ फैमिलियर लग रही होंगी, आप लोगों ने हीट में क्लास 11 में शायद पढ़ा हो। ठीक है, आर एफ इज इक्वल टू आर ओ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जहां पे आर एफ मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस, आर ओ मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस, 1 प्लस अल्फा को थर्मल कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, या इसको और भी एक नाम था हमने बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, और ये हुआ डेल्टा टी। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यही चीज हमको रो के केस में कंसीडर करना पड़ेगा, तो रो के केस में अगर हम करते हैं तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए करते हैं, तो यहाँ पे जो RF है तो इस केस में हम लोग लिखेंगे, देखो ये चीज है, यहाँ पे लिखेंगे R A बाई L इज इक्वल टू रो। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रो की वैल्यू है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा रो फाइनल लेंथ इधर इज इक्वल टू रो नॉट एल बाई ए 1 प्लस डेल्टा टी, ये एल एल ये कैंसिल हो गया,
रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दोनों केस में सेम आया। ठीक है, इसको ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छी बात है। अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि सिर्फ अल्फा का वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे? अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी किसी एक टर्म में, तो आप क्या बोलोगे? आर एफ माइनस आर जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल टी, देन अल्फा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर नॉट बाई ये आर नॉट डेल्टा टी, या इसी केस में यहाँ पे रो एफ माइनस रो जीरो डेल्टा टी, ये दोनों ही केसेस आ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें। अब दोनों केस में अगर हम इस अल्फा की बात करते हैं, इन द केस ऑफ कंडक्टर, इन द केस ऑफ कंडक्टर, तो अल्फा क्या होगा? देखो, फाइनल आपका बढ़ जाएगा और इनिशियल कम रहेगा, देन इन द केस ऑफ अल्फा पॉजिटिव, इन द केस ऑफ कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर अल्फा क्या होगा? जाहिर सी बात है कि फाइनल वाला तुम्हारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इनिशियल वाला जो रहता है ज्यादा रहता है, तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। एंड इन द केस ऑफ एलॉयज अल्फा जो होगा वो ऐसे लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों ही। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। इसको जिसको लिखना है लिख लो, समझना है समझ लो। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत है, फिर भी देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है। चलो इसको मैं क्लीन करता हूँ, पूरी को क्लीन करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट of a room temperature, the resistance of a heating element of a room temperature is 100 ohm. ठीक है, at what temperature its resistance will be? At what temperature its resistance will be 117 ohm. Alpha is given 1.7 into 10 to the power minus 4. ठीक है, अब आप देखो पर डिग्री कैलकुलेट, यहाँ पे आपको दे दिया इतना सा चीज, बहुत ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस R is equal to R naught 1 plus alpha delta T at what temperature, किस टेम्परेचर पे ये ऐसा होगा? तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा 170, यहाँ इनिशियल कितना हुआ 100, यहाँ रखा मैंने 1, ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या था? रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट ऑफ रूम टेम्परेचर इज 100। ठीक है,
तो रूम टेम्परेचर पे ये 100 है, तो रूम टेम्परेचर कितना है? और कुछ छूटा है क्या क्वेश्चन में? रूम टेम्परेचर, हाँ रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, 27 बोला केल्विन, तो रूम टेम्परेचर पे है। तो अब हम इसका निकालेंगे फाइनल -27, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये क्या हुआ, निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव में दी है, हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सेमीकंडक्टर है तो इसको नेगेटिव यूज करेंगे, और जब ये पता चल जाए कि ये, अब इस केस में ध्यान से देखिए, ये टेम्परेचर है, हमको ये बढ़ते हुए दिखा, 100 से बढ़ते हुए, हमने जब इसका पॉजिटिव लिया तो T-20 फाइनल टेम्परेचर, हमने क्या किया कि फाइनल को T कंसीडर किया, ये 27। जाहिर सी बात है कि अगर ये T निगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि घट गया है टेम्परेचर, तो ये चीज जो है वो सेमीकंडक्टर थी। और अगर ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। चलो ये चीज नहीं सोचते, आगे करते हैं। यहाँ पे करेंगे तो देखो 117 इज इक्वल टू 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2 T-27, यहाँ पे लिखा जाएंगे तो 70 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 to the power -2 and that is equal to T-27। यहाँ पे पॉइंट है तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके फिर ऊपर जाएगा तो 10 to the power 2 हो जाएगा, और ये T-27 हो जाएगा। देन अब ये हो जाएगा 1000 और प्लस 27 इज इक्वल टू T, तो टेम्परेचर जो बढ़ना है वो 27 पॉजिटिव, मतलब एक टेम्परेचर जो था वो 1027 तक पहुंच गया इतने केल्विन पे, ठीक है। तो दिक्कत इस तरह से करना, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लैटिनम वायर इज 5 ohm at ice point and 5.5 ohm at steam point. Find the temperature of which temperature at which resistance of wire is 5.8 ohm, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, the resistance of a platinum, ठीक है, wire is 5 ohm, ठीक है, at ice point। आपको मालूम है आइस पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एल्विन और केल्विन सब एक ही होता है, एंड 5.5 ohm at a steam point। What is steam point? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। आप देखो, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, find the temperature at which resistance of wire is
of wire is 5.8 ओम। ठीक है, इस पे डाटा को पहले देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस है 5.5 ओम। तो हमको ये पूछ रहा है कि कितने पे इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5.8 ओम। देखो किन्हीं दो से अल्फा की वैल्यू निकाल के तीसरे के साथ यूज करो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी मेरी? अल्फा की वैल्यू निकलती है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये चीज किया था हमने, तो यहाँ पे लिखते हैं 5.5, यहाँ पे लिखा मैंने 5, 1 प्लस अल्फा और 100 माइनस 0, then we get 5.5 is equal to 5 plus 5 alpha into 100, 0.5 हो गया। ठीक है, इसमें से घटा दिया, फिर बाई 5 इंटू 100 दैट इज अल्फा, ये 10 हो गया। देन अल्फा इज इक्वल टू 1/1000। अल्फा इज इक्वल टू 1/1000 पर डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी करना है कर लेना। ठीक है, अब हमको फिर इसमें निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे आर एट विच टेम्परेचर, आर यानी कि 5.8, इसी के साथ करते हैं। ये भी कितना है? ये 5 है, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा का मतलब 1/1000, और ये तो 0 है, तो t माइनस 0। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा 5.8 इज इक्वल टू 5, ठीक है, प्लस 5t/1000, इसमें कहेंगे 0.8 इंटू 1000/5 इंटू टी, एक निकल गया पॉइंट, तो ये हो जाएगा 800/5 इज इक्वल टू टी, कैंसिल कर देते हैं तो 160। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस तरह से कर लोगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर हम देते हैं। क्वेश्चन को प्रिंट करता हूं, ये वाले सबको। देखो ये क्वेश्चन होगा कि सपोज करो कि हमने दो वायर लिया। ठीक है, और दोनों वायर जो है डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। ऐसे मैंने डिफरेंट, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है, और यहाँ से यहाँ तक का एल है, और यहाँ से यहाँ तक का भी एल है। ठीक है, अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेंथ सेम है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो बताएंगे कि अगर नहीं भी रहेगा तब क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये पूछा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, find the relation
between rho1 alpha 1 and rho2 alpha 2 such that, पता ही हो गया होगा, that rho1 and rho2 are the, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, are the resistivity of first and second material, फर्स्ट एंड सेकंड मटेरियल, ठीक है, respectively, and similarly alpha and alpha 2 are thermal coefficient or coefficient of the resistance, coefficient of resistance of first and second material, ठीक है, इतना मैंने बता दिया। इसमें हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जिसमें रो ना पाए, और वो किस तरह का होना चाहिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट विद द टेम्परेचर, ठीक है, हमें ये बोलना है द रेजिस्टेंस ऑफ combination is independent, resistance of the combination is independent with temperature। अब देखो ये बहुत ही साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, थ्योरी तरह तरह की डिस्कवरी करके देते हैं और उसके बाद लोग उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं। मान लो कि हमें कुछ ऐसा चीज मटेरियल यूज करना पड़ा जो मजबूत है और उसको तो हमने ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस भी ना हो, रेजिस्टेंस अगर उसमें थर्मल हीट करने से वो अफेक्टेड हो जाएगा तो कुछ हमको उसमें और ऐसा चीज जोड़ देना पड़ेगा उसी में कि उसको क्या करे, अनअफेक्टेड कर दे। यही थिंकिंग है। ये जो टूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं और उस टूल्स का यूज करके कारपेंटर को सिखाया जाता है कि ऐसे वो चलो इसे ये बनाओ इसे ये बनाओ, और वो क्रिएटिविटी दिमाग में लगा कर तरह तरह की डिजाइन करता है। वही चीज हमारा ये है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के चीजों को टूल्स को पढ़ रहे हैं, और जब आप बढ़ोगे साइंटिस्ट बनोगे तो ये सारी चीजें उसका एप्लीकेशंस का यूज करोगे। चलो हम देखते हैं इसमें। और देखो इसमें थोड़ा सा है कि आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने से ये होगा कि आप थोड़ा सोचना शुरू करोगे कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है। और अगर हो सकता है कि अगर बन जाए तो ठीक है, और अगर नहीं बन पाया तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन हाँ डरा मत कीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, नए टाइप के जो आपकी सिलेक्शन में रुकावट होंगे। जब इसको आप छोड़ दोगे तो आप बोलोगे कि सर जैसे आज आपने 50 मिनट सारा लेक्चर पढ़ा और यही एक क्वेश्चन नहीं आता, बाकी सारा आता है, और सपोज करो यही एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि हमारे सिलेक्शन के होने और ना होने में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा दो एवरेज और अच्छे बच्चों में। हमने आपको बार बार बताया, शुरू से बताया है, तो अच्छे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो। अब इस चीज को हम कैसे करेंगे ये चीज सोचा जाए, ठीक है। इसने क्या बोला कि ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा जिसके टेम्परेचर इफेक्ट ना पड़े, यानी कि ये जो रो की वैल्यू हो, ठीक है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, यानी कि फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि आर पहले मटेरियल का, R1 का फाइनल, यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं, R2 का फाइनल,
दैट इज इक्वल टू R1 का इनिशियल प्लस R2 का इनिशियल। अगर ये रहे दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होगा, ठीक है। अगर ये चीज हमने कहा तो फिर हम इसमें बोलेंगे R0 पहले का, इसको 1 डैश हमने यूज कर दिया, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस अल्फा 1, यहाँ पे हमने बोला डेल्टा टी, फिर प्लस R डबल डैश 0 नॉट, यानी कि ये दूसरे का इनिशियल है, प्लस अल्फा 2, टेम्परेचर तो सेम है, चेंजेस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इसको करते हैं इसका R नॉट पहले का, R नॉट दूसरे का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, R नॉट प्लस R नॉट अल्फा 1 डेल टी, ठीक है, प्लस R नॉट डबल डॉट प्लस R नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू R नॉट 1 R नॉट ओवर टी। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि डेल्टा टी को कॉमन ले सकता हूँ, तो डेल्टा टी, ठीक है, और यहाँ पे R नॉट 1 प्लस ये 0 हो गया। डेल्टा टी से इस टर्म में ले जाके अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर यहाँ पे मिलेगा अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा ये फॉर्मूला मालूम ही है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0, ये पहले के लिए है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा L बाई ए, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पे अल्फा 1 प्लस ये इनिशियल और फाइनल क्या होता है, ये तो रेस्टिविटी है, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो चाहिए, या अल्फा L बाई ए अल्फा 2 0। अब इसको भी कॉमन लेके बाहर फेंक देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये इनिशियली रह गया पूरा का पूरा, यानी कि टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 ये तो कांस्टेंट ही हम मानते हैं 99% केसेस में, ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। अब आप देख लो कि जो रो की वैल्यू है वो रो की वैल्यू हमेशा, ठीक है, रो की वैल्यू हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों का सम 0 हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, इन दोनों में से कोई एक जो ऐसा मटेरियल है जिसका कि अल्फा की वैल्यू निगेटिव है, तभी तो वो 0 आ रही है, ठीक है। तो अभी हमें लगता है कि एक या दो लेक्चर और, एक लेक्चर दो अभी होंगे, तभी हम
रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में घुसेंगे। ठीक है, अभी तक इतना ही। थैंक यू।